हेलो एवरीवन। इससे पहले की जो क्लास रही उसके अंतर्गत हमने व्यक्तित्व के प्रकार समझे। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को काफ़ी शॉर्ट में पढ़ने का प्रयास करेंगे। सेल्डन का रचना सिद्धांत, आरबी कैटल का प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत, आलपोर्ट के सिद्धांत और मुरे के सिद्धांत को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इन्होंने व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार से कौन कौन से बताए हैं और किस प्रकार से व्यक्तित्व के सिद्धांत को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले है फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्रॉइड मनोविज्ञान के इतिहास में काफ़ी विवादास्पद मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने गए हैं, लेकिन इन्होंने एक सोचने का एक नया तौर तरीका इस विश्व जगत को दिया। फिर भी इनके जो काफ़ी सिद्धांत काफ़ी अच्छे और काफ़ी थोड़े से विश्वसनीय भी माने जा सकते हैं। बात करते हैं, फ्रॉइड कहते हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण इड, ईगो एंड सुपर ईगो द्वारा होता है। इड क्या होता है, इसको हम बड़े ही साधारण तरीके से समझते हैं कि इड का अर्थ होता है अहम, और इस इड के भाव में व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपनी इच्छाओं की तृप्ति चाहता है। वह सोच विचार नहीं करता, वह केवल और केवल एक ही उद्देश्य को लेकर चलता है कि येन केन प्रकारेण मेरा या मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। उसके लिए चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे किसी को आघात पहुंचाना पड़े, वह किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से पशु जो विचार नहीं करते, वैसे ही इस इद मानसिकता वाले या व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किसी प्रकार का विचार नहीं करते। और जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले जितने भी जो विद्यार्थी बालक व्यक्ति होते हैं वो सारे के सारे इद के अंतर्गत रखे जाते हैं। फिर दूसरा है ईगो। ईगो का भाव इस प्रकार का है कि हाँ, मुझे मेरी इच्छाओं की तृप्ति चाहिए, लेकिन दूसरे क्या कहेंगे। थोड़ा सा डर उस सुप्रीम पावर से, ईश्वर से, अल्लाह से, जीसस से, या अपने उच्च स्तर पर माता पिता, शिक्षक, इनसे थोड़ा सा वहाँ पर डर का भाव हो कि अगर मैं इस प्रकार का कार्य या इस प्रकार का कृत्य करूँगा तो मुझे किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर थोड़ा सा डर है। फिर है सुपर ईगो। सुपर ईगो को परम अहम कहा जाता है। यह एक इस प्रकार का भाव है कि व्यक्ति न केवल प्रेजेंट में उस कार्य को करने के बाद क्या परिणाम निकलेंगे, बल्कि भविष्य में भी उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं उस पर भी विचार करता है। जैसे कि जितने भी जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं, आदर्शवादी व्यक्तित्व होते हैं, बड़े बड़े से दार्शनिक होते हैं, उनमें इस प्रकार का भाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीन यहाँ पर व्यक्तित्व फ्रॉइड के अनुसार पाए जाते हैं। इड, अचेतन मन, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड जिसमें मूल प्रवृत्तियाँ का नेचुरल इंस्टिंक्ट्स का अर्थ होता है कि जो हम जन्म से जो भाव लेकर उत्पन्न हुए, यानी हमने कुछ भाव, जैसे कि अंदर कह सकते हैं कि हमारी कुछ इमोशंस है, जो कह सकते हैं कि हम जन्म के साथ, जैसे कि रोना है तो रोना हमें सिखाया नहीं जाता, हम जन्म के साथ उसको लेकर उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो किस समय कब रोना है, किस परिस्थिति में रोना है, ये सामाजिकता का परिचय है। इसी प्रकार से अनावश्यक रोना, अनावश्यक पैर पटकना, किसी को मारना, ये सब चीज़ें जो हैं मूल प्रवृत्तियाँ हैं। हाथ पैर, आपकी ज्ञानेंद्रिया, आपकी कर्मेंद्रिया, ये सारी की सारी आपकी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। तो अचेतन मन, अब अचेतन मन क्या होता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको अनकॉन्शियस माइंड को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे माइंड का लगभग 90% जो पोर्शंस होता है वह अनकॉन्शियस पार्ट में रहता है। कॉन्शियस जो पार्ट होता है यहाँ पर
केवल हम उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं 10%। 10% में जो प्रेजेंट है वो 10% में रहता है, लेकिन वे सब थिंग्स जो, जैसे कि हमने सोचा कि मेरे पास जो है एक बहुत बड़ी सी कार हो, एक बहुत महंगा मेरे पास मोबाइल हो, तो मैंने उसकी अपेक्षा की, लेकिन मेरे परिवारजनों ने मना कर दिया, उसका दमन कर लिया। दमन किस प्रकार से किया कि आप या आपकी ये इच्छा पूर्ण करने योग्य नहीं है, या फिर आप जिस एज में हैं इस एज में आपको इस वस्तु की आवश्यकता नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपकी इच्छा और इच्छा का दमन हो गया। तो जो दमित इच्छाएं होती हैं, जो हमने इच्छा की और पूर्ण नहीं हो पाई, वो सारी की सारी अचेतन मन में रहती। और जब भी ये अचेतन मन की ये दमित इच्छाएं बार बार प्रकट होने का प्रयास करती है, और जब भी ये प्रकट करने होने का प्रयास करती है, तो हमारे मन में वापस वो ख्याल आता है, नहीं मुझे तो ये गाड़ी लेनी है, लेनी है। तो उसके लिए हम अनैतिक कार्य करने का प्रयास करते हैं, दूसरों को चोट या दुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वह कहलाता है अचेतन मन। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वह ऐसा कार्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। ये शीघ्र तृप्ति चाहती है, वो चाहती है कि फटाफट ये इच्छा पूर्ण हो। ईगो, अब जैसे कि हमने कहा कि ईद का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कैसा होगा कि वो चाहता है, यानी कोई भी काम उसको दे दिया जाए उसको करना है, वो नहीं सोचेगा कि इससे उस अगले को नुकसान होगा या कुछ होगा या मुझे कुछ गलत कार्य करना पड़ेगा। वह इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व वाले आते। फिर आता है ईगो। ईगो का लिखा गया चेतना, इच्छा शक्ति व बुद्धि अब तर्क, यानी हम किसी कार्य को करने से पहले इच्छा तो हुई, लेकिन हम हमारी कैपेबिलिटी, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे कैसे तर्क, इन सभी पर हम विचार करते हैं और हम सोचते हैं कि इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट है सुपर ईगो। अब सुपर ईगो आदर्शों से निर्मित है, बड़े बड़े आदर्शवादी व्यक्तियों के अंतर्गत पाया जाता है। फ्राइड ने ईगो के संदर्भ में कहा है कि ईगो इड का वह भाग है तो इड का ही है, जो बाह्य संसार के अनुमान और संभावना से पुरस्कृत होता है। आपने अनुमान लगाया लेकिन पूरी होगा या नहीं, आपने इच्छा की लेकिन पूरी होगी या नहीं, तो ये सब चीज़ें इनका मॉडिफाइड रूप होता है और उसका कालांतर में प्रभाव भी पड़ता है, जो प्राणी को उद्दीपन करने यानी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स करने के प्रति हमें यह जागृत और ये कह सकते हैं नियंत्रित करता है। इसी प्रकार से सुपर ईगो ईगो का ही पक्ष है, जिसमें आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को संभव बनाता है, जिसे सामान्य रूप में चेतना कहते हैं। हम विचार करते हैं, सोच विचार करते हैं, दूरगामी परिणामों के बारे में सोचते हैं, तो वह हमारा सुपर ईगो कहलाता है। तो ये है फ्रॉइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है शेल्डन। अब शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 आधार बताए हैं। अब 3 आधार कौन कौन से हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो शेल्डन का वर्गीकरण जो था, तो इसमें आपके एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, ये 3 उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए। तो सबसे पहले गोलाकृति, गोल मटोल, गोल गर्दन, मांसपेशियों का पूर्ण विकास, चर्बी का बढ़ना, इस प्रकार की गुण इस प्रकार की व्यक्तित्व के अंतर्गत पाया जाता है, यानी काफ़ी हष्ट पुष्ट और आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर है आयताकृति यानी रेक्टेंगुलर टाइप के व्यक्ति में हड्डियों और मांसपेशियों का विकास परिलक्षित होता है। आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी जो हड्डियां हैं काफ़ी अच्छी से विकसित हुई हैं। लंबाकृति, इस प्रकार के व्यक्तित्व में काफ़ी लंबा होगा। स्नायु संस्थान के मांसपेशीय तंतु विकसित होते हैं, काफ़ी लंबी हाइट वाले व्यक्ति होते हैं। और इस मत के अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों को व्यक्तित्व के निर्माण का आधार, हमने कहा कि व्यक्तित्व केवल और केवल इंट्रिसेंटिक नहीं है, यानी हम केवल और केवल आंतरिक तत्वों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं करते, हम बाहरी तत्वों के आधार पर भी वर्गीकरण करते हैं कि जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का दिखता है, उसका डील डोल, उसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर वो किस प्रकार का है, उसका वेट, उसका चेहरे की आकृति, शरीर की आकृति, इन सभी को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये शरीर रचना संबंधी सिद्धांत शेल्डन ने दिया। नेक्स्ट है आरबी कैटल। आरबी कैटल जो है वे कहते हैं
कि व्यक्ति जो विशेष परिस्थिति में जो कार्य करता है उसका प्रतिरूप, यानी उसको यानी कोई भी व्यक्ति किस परिस्थिति में किस प्रकार का कार्य करता है वही उसके व्यक्तित्व को दिखाता है या उसके व्यक्तित्व को आइडेंटिफाई कराता है। कैटल मानते हैं कि चरित्र अनेक कारकों से बना होता है, यानी व्यक्ति के अंतर्गत यही नहीं, हमारा जो कैरेक्टर होगा वो डिसाइड करने वाले बहुत सारे तत्व होंगे और इन बहुत सारे तत्वों को यहाँ पर उन्होंने बांटा है कि चरित्र की सुंदरता यानी उसकी भावात्मक एकता, वो किस प्रकार का सोच विचार किस प्रकार से सोचता है, क्या विचार करता है, सोशलिटी क्या है, किस प्रकार की उसकी थिंकिंग है, उसके मोटिव्स क्या है, वह उत्सुकता कितना कह सकते हैं कि वह अभिप्रेरित होता है, लापरवाही इत्यादि प्रतिकारक चरित्र का निर्माण करते हैं। कैटल कहते हैं कि आंतरिक मनोदेहिक यानी मानसिक और शारीरिक स्थिति जो व्यक्ति को प्रतिक्रिया, अवधान यानी अटेंशन, अभिज्ञान यानी नॉलेज करने की अनुज्ञा देती है, वह भी उद्देश्यों के वर्गों से विशेष संभोगों के अनुभव से प्राप्त होती है, कार्यों को पूर्ण रूप से करने के लिए अभिप्रेरित करती है। यानी किसी कार्य को करने के लिए या किसी प्रकार की विशेष संवेगों से अनुभव प्राप्त करने के लिए हमारे कह सकते हैं कि अंदर एक आंतरिक मनोदेहिक स्थिति होती है, यानी हर एक व्यक्ति जो होता है उसका काम करने का या सोच विचार करने का जो तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है। तो इसी प्रतिमानों में व्यवहार को प्राथमिकता दी जाती है जो कि आपके इस उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने लगभग 16 फैक्टर्स 16F नाम का यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया, इसको आप याद रख सकते हैं 16F यानी 16 फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया और 16 फैक्टर के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व को परिभाषित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है आलपोर्ट। आलपोर्ट जो है गॉर्डन डब्ल्यू आलपोर्ट GDW ने व्यक्तित्व के संबंध में सिद्धांत प्रतिपादित किया, वह वंशानुक्रम उसके यानी उसकी हेरिडिटी और उसका जो वातावरण है एनवायरनमेंट है और व्यक्तिगत भेद पर आधारित है। यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में उसका वंशानुक्रम यानी उसके जीन्स, उनका एनवायरनमेंट और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उसके बेस पे ये अपना वर्गीकरण दिया। आलपोर्ट ने वंशक्रम द्वारा निर्धारित व्यक्तित्व के जटिल मिश्रण के प्रति न्याय करने, स्वभाव, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों के प्रति न्याय करने पर बल दिया है। साथ ही व्यक्तित्व की नवीनता को मान्यता देने पर बल दिया है जो अनेक संप्रदायों और व्यक्तित्वों में विद्यमान होती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति आलपोर्ट की जब हम परिभाषा को पढ़ते हैं तो आलपोर्ट की जो परिभाषा कहते हैं कि मनुष्य के अंतर्गत ऑलरेडी इस प्रकार की जो मनोदैहिक विशेषताएं जो पाई जाती है उसी का कह सकते हैं कि एक डायनामिक संगठन है। हमने सबसे पहले ही इसको स्टार्ट किया था कि एक गत्यात्मक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम उसकी मनोदैहिक विशेषताओं, व्यक्ति की मनोदैहिक विशेषताओं को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। व्यक्तित्व को निर्धारण करने वाली प्रवृत्तियों, विशेषताओं तथा वातावरण के प्रति समायोजन से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का जो निर्धारण है वह होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने वातावरण से किस प्रकार से इंटरेक्ट होता है, उसका एडप्शन पावर किस प्रकार का है, वो एडजस्ट अपने आप को किस प्रकार से करता है, ये सब मिलकर जो है उसके व्यक्तित्व को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है मूरे। अब मूरे ने A मूरे ने कहा है कि व्यक्तित्व कार्यात्मक रूप शक्तियों की निरंतरता है। यानी जो अपना फंक्शनल जो एरिया है या फिर हमारी जो कैपेबिलिटीज है उसकी कंटिन्यूटी जो है वह हमारा व्यक्तित्व कहलाता है, जो संगठित प्रक्रिया के रूप में जन्म से मृत्यु तक बहिर्मुखी होकर प्रकट होती है। यानी जन्म से मृत्यु तक हम जो भी कह सकते हैं अपने समाज के अंतर्गत या कहीं पर भी जो कह सकते हैं कि हम जो शक्तियों को संगठित करते हैं वो सारी की सारी इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। कार्यात्मक रूपों की नियंत्रण, ऋणात्मक और धनात्मक अभिनिवेश संबंध, मतभेद, सक्रियता, निष्क्रियता आदि का योग कर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। यानी हम जो कार्य करते हैं उसमें जो भी हमने कर सकते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिवली जो भी हमने प्राप्त किया या फिर हम कह सकते हैं कि हमने जो भी इन्वायरमेंट से हमारा जो रिलेशंस रहा वो किस प्रकार का रहा है, हमने किस प्रकार से वहाँ पर
जो है सक्रिय होकर या निष्क्रिय होकर जो कार्य किया है, यानी सभी चीज़ें जो हैं, चाहे सक्रिय रहो चाहे निष्क्रिय रहो, ये सब मिलकर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अचेतन निर्धारकों का व्यवहार पर प्रभाव, अधिगम की भूमिका, प्रेरणा की स्थिति व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है और उसकी अभिव्यक्ति का कारण बढ़ती है। तो इस प्रकार से इन्होंने मूरे ने अपना सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार हमने जो व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़े, सबसे पहले हमने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को पढ़ा। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत हमने इद, ईगो, इद यानी हमने पढ़ा कि ये व्यक्तित्व का अचेतन और विवेकहीन भाग होता है। ये नैतिकता का प्रतिरक्षित हिस्सा है और बाहरी देश की मांग है। ये सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है और जल्दी से जल्दी यह संतुष्टि चाहता है। इसी प्रकार से हमने अहम या ईगो को पढ़ा। ये स्वाभिमान है, यानी ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्यक्तित्व का सचेतन और विवेकपूर्ण हिस्सा होता है जो कि विचारों और व्यवहारों को विनियमित करता है। ये व्यक्ति को बाहरी देश के संतुलित मांग और आवश्यकता, यानी उसकी जो डिमांड और आवश्यकता के बीच में बैलेंस बनाने का प्रयास करता है। फिर है परम अहम, यानी अत्यधिक अहम। तो यह पैतृक और सामाजिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह सचेतन की आवाज़ के रूप में कार्य करता है। न केवल वास्तविक बल्कि आदर्शवाद का विचार भी इसके अंतर्गत देखा जाता है। फिर हमने जो डिस्कस किया युंग का भी हम अगर देखना चाहें तो वहाँ पर वर्गीकरण दिया जा सकता है। फिर हमने आरबी कैटल का शील गुण सिद्धांत पढ़ा। तो रेमंड कैटल ने बताया कि लगभग 16 प्रकार के मूल गुण यानी शील गुण जो हैं, जो व्यक्तित्व का निर्धारित करते हैं। उसमें से कुछ जो हैं आरक्षित, बहिर्गमन, गंभीर, प्रसन्नता, व्यवहारिक कल्पना, आराम, तनावग्रस्तता, ये सब इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं और ये सारे के सारे जो है मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। फिर इसी प्रकार से सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी है, जिसे ज्ञानात्मक अनुभूति बोधगम्यता भी कहा जाता है। ये अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया। वो कहते हैं कि व्यक्तियों तथा सामाजिक संदर्भ के बीच पारस्परिक क्रिया द्वारा व्यवहार प्रभावित होता है। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि व्यक्तियों को स्व क्षमता यानी सेल्फ कैपेसिटी जो है वह डेवलप करनी चाहिए और उसी तरफ वो इंगित करते हुए कहता है कि जिनमें से एक योग्यताओं को स्वीकार करता है तथा विशेष परिस्थिति की मांगों को पूरा करने में प्रभावशाली होता है। ये सिद्धांत पूरा का पूरा प्रयोगशाला अनुसंधान पर आधारित है। इसी प्रकार से बहुत सारे सिद्धांत हमने पढ़े हैं। तो ये सारे जो है मूरे का हो चाहे आरबी कैटल का हो, ये सब जो है वह व्यक्तित्व का निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार से आप चाहें तो थोड़ा सा हम वापिस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि व्यक्तित्व जो है उसे पर्सनैलिटी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसे मुखौटा या नकाब कहा जाता है, यानी बाहरी दिखावा या व्यक्तित्व के अंतर्गत कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कई परिभाषाएं हैं, जैसे कि वुडवर्थ की जो परिभाषा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता, यानी व्यक्तित्व जो है उसके अंतर्गत उसके व्यवहार की जितनी भी जो विशेषताएं हैं वो सारी की सारी दिखाई देती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आल्पोर्ट की, यानी व्यक्ति के अंतर्गत जो मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, यानी मन और शरीर के जो गुण हैं जो व्यक्ति के अंतर्गत दिखाई देते हैं, उनका जो पाए जाते हैं जो वातावरण के साथ उस व्यक्ति का समायोजन स्थापित करते हैं। तो ये भी परिभाषा आल्पोर्ट की है। इसी प्रकार से गिलफोर्ड की परिभाषा व्यक्तित्व गुणों का संबंधित रूप है, यानी व्यक्ति के अंतर्गत जो भी गुण पाए जाता है उस सारे के सारे व्यक्तित्व के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। फिर हमने वर्गीकरण को पढ़ा। तो क्रैशमर का वर्गीकरण था। तो उन्होंने शरीर के गठन के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा। काफ़ी लंबे, एस्थेनिक, लंबकाय, सुडोलकाय, एथलेटिक, गोलकाय, पिकनिक और मिश्रित काय, जिसे डायलेप्टिक के नाम से जाना जाता है। लंबकाय तो काफ़ी लंबे पतले होते हैं, घनिष्ठ संबंध नहीं बनाते हैं, लंबाई की भार लंबाई की अपेक्षा कम होता है, क्रोध सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर लेते, यानी काफ़ी छुपे छुपे रहते हैं। वो हमने पहले भी पढ़ा था कि दूसरों से
दूसरों की बुराई कर लेते हैं, लेकिन दूसरों से अपनी बुराई करना पसंद नहीं करते हैं। सुडोलकाय अगर हमने कहा एथलेटिक, तो काफ़ी हष्ट-पुष्ट शरीर वाले होते हैं, न तो लंबा होता है न ही काफ़ी छोटा होता है, स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। गोलकाय व्यक्ति यानी उसको पिकनिक कहा जाता है, काफ़ी छोटे और हेल्थ में काफ़ी होते हैं, गर्दन मोटी होती है, खाने पीने का आनंद लेते हैं, खुश मिजाज प्रकार के रहते हैं। फिर है मिश्रित काय को हम डायलेप्टिक के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत ये तीनों ही गुण जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं। फिर सेल्डन का वर्गीकरण था, उसमें लंबाकार, आयताकार और गोलाकार, लंबा, गोला और आयताकार, ये जो था ये शेल्डन का, इन्होंने शरीर के आधार पर कहा। अब मन के आधार पर देखिएगा, युंग का वर्गीकरण पढ़ा हमने, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और बहुमुखी। ठीक है, अब अंतर्मुखी के अंतर्गत वे व्यक्तित्व वाले जो काफ़ी संकोची होते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, दूसरों से बोलने में हिचकिचाते हैं। बहिर्मुखी वो होते हैं जो चिंता मुक्त रहते हैं, आशावादी, आक्रामक भी रहते हैं, लोकप्रिय प्रकृति के होते हैं, सामाजिक कार्यों में विशेष, खेलकूद कार्यों के अंतर्गत रुचि रहती है। उभयमुखी जो होते हैं, जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। फिर हमने वर्गीकरण किया व्यक्तित्व के प्रकार, तो स्प्रेंगर का वर्गीकरण था वह मूल्य की दृष्टि से, जिसमें हमने सैद्धांतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक और कलात्मक, ये हमने इसे 6 भागों में बांटा। फिर शरीर के अंतर्गत जो द्रव्य पाए जाते हैं उसके आधार पर भी एक वर्गीकरण देखने को मिलता है जो हिप्पोक्रेटस ने किया। तो पीले पित्त वाले व्यक्ति जो गुस्सैल होते हैं, काले पित्त वाले उदास, मंदित, निराशावादी रहते हैं, रक्त वाले काफ़ी आशावादी होते हैं, श्लेष्मा वाले मंद स्वभाव के होते हैं। इसी प्रकार से भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर भी जो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के आधार पर भी इसे सात्विकी, राजसी, तामसी इस प्रकार से भागों में बांट सकता है। जैसे कि हम सात्विकी की बात करते हैं तो सात्विक स्वभाव होगा, सद्गुण की प्रधानता पाई जाते हैं, ज्ञानी, निर्मल और शांत स्वभाव के होंगे। इसी प्रकार से राजसी होंगे तो इसमें रजोगुण की प्रधानता मिलेगी, साहसी, आक्रामक और दमंग प्रवृत्ति के होंगे। और जिसके अंतर्गत तामसिक प्रवृत्ति होगी वह काफ़ी क्रोधी, आलसी और अनावश्यक लड़ाई झगड़े करने वाले होंगे। फिर हमने व्यक्तित्व के सिद्धांत, तो शरीर रचना वाला सिद्धांत हमने जो पढ़ा था शेल्डन का। फिर मांग का सिद्धांत, ये मांग का सिद्धांत अभी हमने मुर्रे और मैस्लो के द्वारा दिया गया था। तो ये कहते हैं कि दैहिक मांग जैसे कि हमें रोज सब चीज़ें चाहिए, जैसे भोजन, पानी, नींद, मौन, ये सारे के सारे जो है हमारी दैहिक क्रिया है। सुरक्षा मांग, आंतरिक सुरक्षा, बचाव, स्थिरता। सामाजिक मांग, स्नेह, संबंध, परोपकार, स्वसम्मान, आत्मसम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वाभिमान, आत्मसिद्धि। तो ये सारी की सारी सब मांगें पूरी हो जाती है तो उसे आत्मसिद्धा कहा जाता है। फिर शील गुण वाला सिद्धांत जो हमने कहा था कैटल और आल्पोर्ट, ये दोनों ने मिलकर किया। तो सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत लगभग 16 प्रकार के इन्होंने गुण बताए हैं। तो इन शील गुणों के आधार पर सामान्य, विशिष्ट, स्रोत, सतही अलग अलग भागों में बांटा जाता है। और इन्होंने जो प्रश्नावली की बनाई थी व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए, उसको 16F क्वेश्चनर कहा जाता है, 16 कारकों वाली प्रश्नावली। फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो फ्रॉइड ने दिया, उन्होंने अचेतना, ईगो और ईगम में परम ईगो जो है उसके अंतर्गत डिवाइड किया, यानी ईद भाव, फिर है ईगो भाव, फिर है सुपर ईगो भाव। तो इस प्रकार से ये व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत पूरे होते हैं। आई होप ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा हुआ होगा। थैंक यू।